Bismillahirrahmanirrahim. Now it is our third lecture on the topic of thromboembolic disease, and we have already discussed in first and second lecture definition and heparin, the risk factors and non-pharmacological management. And among pharmacological management, in the last lecture we were discussing about the oral anticoagulant agents. In oral anticoagulant agents, warfarin was the last drug which we were discussing. In the warfarin, we have already discussed its indication, and now today we are going to start mechanism of action of oral anticoagulant warfarin. Oral anticoagulant warfarin are vitamin K antagonist. Basically, it is vitamin K antagonist. It antagonizes the vitamin K. As you know that vitamin K is procoagulant, so it is anticoagulant. It antagonizes the vitamin K and producing their anticoagulant effect by interfering with the cyclic interconversion of vitamin K and its 2,3 epoxide, which is vitamin K epoxide. The interconversion between vitamin K and its 2,3 epoxide or vitamin K epoxide, this interconversion is blocked or interfered by oral anticoagulant, which is warfarin. What is the benefit of this interference? Inhibition of this process leads to depletion of vitamin KH2. तो इससे क्या होगा, विटामिन KH2 कम होना शुरू हो जाएगा एंड रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीमोस्टैटिस्टिकली डिफेक्टिव विटामिन K डिपेंडेंट कोगुलेंट प्रोटीन. इसके नतीजे में क्या होगा कि वो कोगुलेंट प्रोटीन जो कि विटामिन K डिपेंडेंट है वो डिफेक्टिव हो जाएंगी. जब वो डिफेक्टिव हो जाएंगी तो फिर इसके नतीजे में कोगुलेंट यानी कोगुलेशन यानी क्लॉटिंग या थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा. अच्छा, वो प्रोटीन कौन सी हैं? वो दीज प्रोटीन्स आर एक्चुअली क्लॉटिंग फैक्टर्स आर कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10. तो ये 4 फैक्टर हैं, फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10. ये 4 फैक्टर यहाँ पर इंटरफेयर होंगे, ये डिफेक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोगुलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. दीज विटामिन K डिपेंडेंट कोगुलेंट प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर फैक्टर 7, 9, 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली डिक्लाइन ओवर 6 to 96 आवर्स. अच्छा, ये जो है विटामिन K डिपेंडेंट कोगुलेंट जो प्रोटीन्स हैं या क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये जो डिक्लाइन होते हैं वारफेरिन लेने के बाद, ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं होते, बल्कि इनके डिक्लाइन होने में टाइम लगता है, जो कि 6 to 96 आवर है. इसी वजह से यहाँ पे जब हम प्रोटोकॉल इसका डिस्कस कर रहे थे इसके ट्रीटमेंट का, और हमने जब ये बात की थी कि जो भी पेशेंट आएगा, तो जब हमने ये गाइडलाइन में देखा था, तो यहाँ पे हमने ये बात की थी कि वारफेरिन थेरेपी शुड बी कमेंस्ड ऑन द डे 1 ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़. ठीक है, और उसके साथ आप क्या कर देंगे, हेपेरिन को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हेपेरिन फ़ौरन रिस्पांस देगी और वारफेरिन का रिस्पांस आने में यानी इफ़ेक्ट आने में टाइम लगेगा. जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी और यहाँ देखा भी कि एविडेंस ये कहता है कि इसका रिस्पांस आने में टाइम लगता है 6 से लेके 96 आवर तक, जिसकी वजह से जब तक के लिए रिस्पांस के लिए हेपेरिन जो होगी वो रिस्पांस दे रही होगी. इफ़ वी टॉक अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ हेपेरिन, तो ये क्या है हेपेरिन की फार्माकोकाइनेटिक्स, वारफेरिन की फार्माकोकाइनेटिक्स. वारफेरिन इज़ ए रैसिमिक मिक्सचर of roughly equal amount of two optically active isomers, the R isomer and S isomer. यानी इसके दो फॉर्म हैं जो कि इक्वल अमाउंट में 50-50% के अमाउंट में मौजूद होते हैं इसके सॉल्ट फॉर्म में. अच्छा, इसके अलावा वारफेरिन इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड from the gastrointestinal tract and reaches the maximum blood concentration in healthy volunteers in 90 minutes. जो इसकी मैक्सिमम यानी CP मैक्स है वो 90 मिनट में ऑन एन एवरेज अचीव हो जाती है. नाउ द डोज रिस्पॉन्स ऑफ वारफेरिन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसका जो डोज का रिस्पॉन्स है वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो कुछ चेंज यानी आगे पीछे हो सकता है. पहला है फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स. वो फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स क्या हैं? दैट इज़ डिफरेंसेस इन एब्जॉर्प्शन एंड द मेटाबॉलिक क्लियरेंस. कि इंडिविजुअल्स में जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिफ़र करती है और मेटाबॉलिज्म भी डिफ़र करता है. तो डेफिनेटली वो लोग जिनमें वो इंडिविजुअल और वो पेशेंट जिनमें एब्जॉर्प्शन स्लो होगी तो फिर इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो डिलेड आएगा.
जिनमें रिस्पॉन्स एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी उनमें रिस्पॉन्स भी रैपिड आएगा। इसी तरीके से फर्स्ट पास जो इफ़ेक्ट होता है, यानी जब लिवर से ड्रग गुजरती है तो जहाँ पे वो ड्रग जो वो सिचुएशन जिनमें मेटाबॉलिक एंजाइम उसके ज़्यादा होंगे वारफेरिन के, तो उसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होगा और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और उस वक्त ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। और अगर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है, कम है, एंजाइम कम है, तो फिर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और ड्रग का रिस्पॉन्स भी बढ़ जाएगा। फार्माकोडायनेमिक फैक्टर्स भी कुछ हैं। फार्माकोडायनेमिक फैक्टर्स दैट इज डिफरेंसेस इन हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स गिवन इन कंसंट्रेशन टू वारफेरिन, यानी हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स टू गिवन कंसंट्रेशन ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन की कंसंट्रेशन से जो डायनेमिक यानी रिसेप्टर लेवल पे जो फ़र्क आ रहा है वो भी हो सकता है। इसके अलावा टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इनएक्यूरेसीज इन द प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो INR टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। अगर ये वेरी कर रहा है और ये जो है वो इनएक्यूरेट है, चाहे वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करें या INR की हम बात करें, इस रेशो की बात करें, उसकी जो टेस्टिंग मेथड है और उसकी रिपोर्टिंग है जिस तरीके से की जा रही है, अगर वो इनअप्रोप्रिएट होगा तो दैट कुड ऑल्सो बी रिजल्ट इन डिफरेंसेस इन रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। रिस्पॉन्स तो आ रहा होगा लेकिन रिपोर्ट गलत हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर इस टेबल में कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, फैक्टर्स दैट में पोटेंशिएट और इनहिबिट द वारफेरिन इफेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है वो ड्रग्स की बात की जा रही है, ठीक है, ड्रग्स और फिर अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर ड्रग्स की बात की जाए तो ड्रग्स विद पोटेंशिएट द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, वो ड्रग्स जो वारफेरिन का एंटीकोगुलेंट इफेक्ट पोटेंशिएट करती है यानी बढ़ाती है, जिसमें आपके पास है फिनाइल ब्यूटाजोन, मेट्रोनाइडाजोल, सल्फिन पायराजोन, ट्राईमेथोप्रिम सल्फामिथॉक्सेजोल, डाइसल्फिराम, एम्योडिरॉन, एरिथ्रोमाइसिन, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लाइक कॉर्टिसोन और टेस्टोस्टेरोन, क्लोफेब्रेट, साइमेटिडीन, ओमिप्राजोल, थायरॉक्सिन, कीटोकोनाजोल, आइसोनाइजाइड, फ्लूकोनाजोल, पायरोक्सिकैम, टमोक्सिफेन, क्यूनिडीन, विटामिन E in large doses, phenytoin and penicillin. Other substances में low vitamin K intake, reduced vitamin K absorption, liver disease, hypermetabolic state, for example in thyrotoxicosis, and alcohol use means chronic use. तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं या ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एंटीकोगुलेंट इफेक्ट वारफेरिन का बढ़ाती हैं। अच्छा, अब इनहिबिट द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, वो ड्रग्स जो वारफेरिन के एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को इनहिबिट करती हैं, उनमें आपके पास है कोलेस्टाइरामीन, बारबिचूरेट्स लाइक फिनोबार्बिटॉल, बारबिचूरिक एसिड्स, राइफेम्पिन, ग्राइसोफेल्मिन एंड कार्बामेजिन। ये वो ड्रग है जो इनहिबिट करती हैं एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफेरिन। अदर में आइए, हाई विटामिन के इंटेक एंड अल्कोहल इन एक्यूट यूज दैट एक्चुअली इनहिबिट द वारफेरिन इफेक्ट। तो ये तमाम ड्रग्स का ये इंटरेक्शन है विथ वारफेरिन। तो whenever the patient is on warfarin therapy, these interactions should be checked and verified because that may affect the response of the drug. अच्छा, पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल डाइट से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंक्रीज इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि मसला ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के की क्वांटिटी बहुत होती है। तो अब विटामिन के भी ले रहा है वो, वारफेरिन भी ले रहा है। तो हमने ये बात की कि वारफेरिन इज़ विटामिन के एंटागोनिस्ट और विटामिन के आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि वारफेरिन का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा जब आप इस तरह की पेशेंट जो है इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहा है। तो इसके अलावा पेशेंट में पुअर पेशेंट कंप्लायंस, यानी फॉर एग्जांपल पेशेंट डोज मिस कर रहा है, सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से डोज बढ़ा रहा है या अपनी मर्ज़ी से डोज कम कर रहा है। अल्कोहल कंजम्पशन, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अल्कोहल क्रॉनिक यूज़ में जो है वो जो है पोटेंशिएट करता है और अल्कोहल एक्यूट यूज़ में इनहिबिट करता है जो है वो वारफेरिन के इफ़ेक्ट को।
एंड द पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन, ये भी एक फैक्टर है. एंड अनडिस्क्लोज यूज़ ऑफ ड्रग्स दैट में इंटरफियर विद वारफेरिन, यानी कोई पेशेंट ऐसी ड्रग ले रहा है जो कि वारफेरिन के इफेक्ट को इनहिबिट या पोटेंशिएट करती है, इनमें से कोई ड्रग ले रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल फिनाइल ब्यूटाजोन एज ए पेन किलर पेशेंट ले सकता है, मेट्रोनाइजोल ले सकता है फॉर सर्टेन इन्फेक्शंस, ठीक है. ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथॉक्सिजोल जो कि एंटीबायोटिक है. एमिड्यूरॉन ले सकता है क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म में यूज़ होती है क्रॉनिक यानी कार्डियक एरिथमियाज में. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, क्लोफिब्रेट्स हैं जो कि एंटी एपिलिपिडेमिक हैं. साइमेटिडीन और ओमेप्राजोल हैं जो कि हाइपर एसिडिटी में यूज़ होंगे. थायरॉक्सिन जो है क्रॉनिक यूज़ में यूज़ होती है. कीटोकोनाजोल लॉन्ग टर्म में यूज़ होता है फॉर फंगल इन्फेक्शन. आइसोनाइजाइड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है. फ्लूकोनाजोल है, पायरोक्सिकैम है, टमोक्सीफेन भी है, क्विनिडीन भी है और फेनिटॉइन भी है. ये लॉन्ग टर्म में यूज़ हो सकता है. यहाँ पे जो इनहिबिट करती हैं उसमें लॉन्ग टर्म में यूज़ होने वाली ड्रग कोलेस्टाइरामीन है, बारबिट्यूरेट्स है, रेफेम्पिन है, ग्रासियोफेल्विन भी है, कार्बामेजिपिन भी है. अच्छा, तो ये तमाम ड्रग्स हैं. इसमें से किसी से कोई वो ड्रग यूज़ कर रहा है और जिसका उसने पेशेंट को फिजिशियन के साथ तस्करा नहीं किया या फार्मेसिस्ट को डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो ऐसी कोई ड्रग ले रहा है जिसका इंटरेक्शन है, ताकि फिर उसके हिसाब से वारफेरिन की डोज को एडजस्ट किया जाए. वरना वारफेरिन के इफेक्ट को जो इफेक्ट जो होगा वो वेरी करेगा पेशेंट में, या तो इफेक्ट जो होगा वो पोटेंशिएट होगा या इनहिबिट होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ड्रग जो कि इस टेबल में मौजूद है. अच्छा जनाब, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज. अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें वारफेरिन की, तो वारफेरिन इज़ ए कॉमेरिन कंपाउंड. तो ये कॉमेरिन कंपाउंड है, ये जो है एल्केलॉइड होता है कॉमेरिन, जिससे ये एक प्लांट होता है, तो उससे जो है ये ऑब्टेन होती है और ये ड्रग बनाई जाती है. एंड वारफेरिन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ओरल एंटीकोगुलेंट इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में वारफेरिन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इट इज़ द मोस्ट चीपेस्ट ड्रग अमंग ऑल ओरल एंटीकोगुलेंट ऑल्टरनेटिव्स. सबसे चीप और सस्ती ड्रग है, तो उस वजह से जो है वो इकोनॉमिकल होती है. तो यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. ऑल्दो इट इज़ प्राइमरीली एडमिनिस्टर्ड ओरली, एन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन इज़ अवेलेबल इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वैसे तो ये ओरल एंटीकोगुलेंट है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसकी आईवी प्रिपरेशन, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन भी दी जा सकती है और अवेलेबल भी है मार्केट में. कमेंस ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी in the inpatient setting with the anticipated daily maintenance dose of warfarin which can be variable. जो इसको स्टार्ट करेंगे वो फिर डोज जो होगी वो डिपेंड करेगी पेशेंट की कंडीशन पे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से इसकी डोज जो होगी वो एडजस्ट होगी और फिर वो डोज जो होगी वो इसको दी जाएगी. और कोई इसकी एक फ़िक्स डोज नहीं है, लो डोज से स्टार्ट किया जाता है और फिर उसके बाद इसका जो है वो पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR लेवल मुसलसल चेक किया जाता है और उसकी बेस पर यह डिसाइड होता है कि पेशेंट को कितनी डोज देनी है. द इनिशियल स्टार्टिंग डोज ऑफ वारफेरिन थेरेपी कैन बी फ्लेक्सिबल एज मेंशन इन टेबल 35.5. ये है वो टेबल 35.5 जिसमें इसकी डोज का तस्करा किया जा रहा है. प्रैक्टिकल ओरल एंटीकोगुलेंट डोज. तो वारफेरिन की जैसे डे 1 पे रैपिड एंटीकोगुलेशन के लिए 5 to 10 मिलीग्राम दे सकते हैं और एंटीकोगुलेशन के लिए यानी रैपिड एंटीकोगुलेशन इज ए स्टैंड्स फॉर यहाँ पे कि रैपिड एंटीकोगुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड और देयर इज़ ए रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, लेकिन अभी ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो फिर 5 मिलीग्राम इज़ इनफ. अच्छा, इसी तरीके से इधर आइए फिर कि डे 2 पे 5 to 10 मिलीग्राम, अगेन यहाँ पे भी 5 मिलीग्राम, और डे 3 पे 2.5 से 7.5 मिलीग्राम. ये डिपेंड करेगा कि कितनी डोज देनी है, एडजस्ट बेस्ड ऑन द INR वैल्यू. ठीक है, INR की जो वैल्यू होगी उसकी बेस पे डिसाइड किया जाएगा. और अगर रैपिड नहीं हो, रेगुलर डोज देनी है, अभी ब्लीडिंग एंड रैपिड एंटीकोगुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वही 5 मिलीग्राम देंगे, लेकिन 5 मिलीग्राम से डोज बढ़ानी है या कम करनी है वो फिर एडजस्ट होगी बेस्ड अपॉन द INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो रीडिंग. तो उसकी रीडिंग की बेस पर डिसाइड किया जाएगा. अच्छा जनाब, फिर आते हैं हम पेशेंट स्पेसिफिक पैरामीटर्स यूज्ड
to determine the initial dose of warfarin include the patient's weight. For example, obesity हो गई, concurrent use of interfering drugs known to inhibit anticoagulant effect of warfarin and desire rapid anticoagulant effect. ठीक है, तो कोई पेशेंट जो ऐसी ड्रग ले रहा है कि जो इंटरैक्टिंग है और इनहिबिट करती है एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफेरिन. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इस टेबल में देखा था कि जैसे बारबिट्यूरेट्स हैं, रेफेम्पिन है, कोलेस्टाइरामीन है, इसमें से कोई वो ड्रग ले रहा है जो इनहिबिट करती है, तो फिर उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके डोज देंगे. अच्छा, बेस्ड ऑन दीज पेशेंट स्पेसिफिक पैरामीटर्स सम क्लिनिशियंस में यूज लार्जर इनिशियल डोज ऑफ वारफेरिन, फॉर एग्जाम्पल 7.5 to 10 मिलीग्राम. ठीक है, तो पेशेंट की ये जो पैरामीटर हैं, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसकी बेस पर मोस्ट सम क्लिनिशियंस विल प्रेफर टू स्टार्ट द डोज विथ हाई डोजेस, और वो हाई डोजेस क्या होगी 7.5 से लेके 10 मिलीग्राम, विच शुड नॉट बी मीन्स कंस्ट्रूड एज लोडिंग डोज. ये नहीं का समझा जाए कि ये कोई लोडिंग डोज है, ये लोडिंग डोज नहीं है. फॉर पेशेंट्स सफिशिएंटली हेल्दी टू बी ट्रीटेड एज आउट पेशेंट specific to VTE treatment, the suggestion is to commence warfarin therapy with 10 milligram daily for the first 2 days. अच्छा, वो पेशेंट्स जो कि सफिशेंटली हेल्दी हों और आउट पेशेंट में ट्रीट किए जा सकते हों, केस हो वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ का, तो उसमें सजेशन ये है कि कमेंस की जाए वारफेरिन थेरेपी विद 10 मिलीग्राम डेली डोज फॉर द फर्स्ट 2 days, और उसके बाद फिर फॉलोड बाय द डोजिंग बेस्ड अपॉन द INR रिस्पॉन्स, यानी INR की रीडिंग के बाद 3rd डे से INR की रीडिंग की बेस पर डिसाइड किया जाए कि डोज मज़ीद बढ़ानी है या कम करनी है. तो ये प्रोटोकॉल होगा पेशेंट को मैनेज करने का. द इनिशियल डोज ऑफ वारफेरिन शुड बी ओवरलैप्ड विद अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और पेंटासैकराइड फॉर ए मिनिमम ऑफ 5 days फॉर ट्रीटिंग एस्टैब्लिश्ड एम्बोलिक डिजीज़ to 7 days. तो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि गाइडलाइन ये कहती हैं कि वारफेरिन जब भी पेशेंट ऐसा आएगा थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ का, तो आपने या तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन या हेपरिन देना है, या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना है, या पेंटासैकराइड देना है. इन तीनों में से कोई एक तो स्टार्ट कराना ही है, लेकिन उसी दिन सेम टाइम यू शुड स्टार्ट द डोज विद वारफेरिन, और 5 से 7 दिन तक आपने ये ओवरलैप हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और पेंटासैकराइड चलानी है, और 7 दिन के बाद मैक्सिमम आपने हेपरिन या जो भी इस तीनों में से आप दे रहे थे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है या पेंटासैकराइड है, इसको बंद कर देना है और वारफेरिन को कंटिन्यू करना है. तो ये है बेसिकली प्रोटोकॉल. अच्छा, अब अगर हम आते हैं कि द ड्यूरेशन ऑफ वारफेरिन थेरेपी. द ड्यूरेशन ऑफ वारफेरिन थेरेपी डिपेंड ऑन द patient's indications for the use of the drug as mentioned in table 35.6. तो टेबल 35.6 हमें बता रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ वारफेरिन थेरेपी, जैसे ड्यूरेशन क्या है 3 to 6 month. अब ये किन केसेस में होगा, यानी 3 to 6 months की इंडिकेशन किस केस में? फर्स्ट इवेंट विद रिवर्सेबल और टाइम लिमिटेड रिस्क फैक्टर, यानी फर्स्ट इवेंट हुआ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ का जो कि रिवर्सेबल भी था, टाइम लिमिटेड था यानी कुछ देर के लिए था, टाइम लिमिटेड रिस्क फैक्टर्स के, या फिर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क था, और वो रिस्क फैक्टर्स जो थे वो टाइम लिमिटेड थे, और वो रिस्क फैक्टर फिर बाद में ख़त्म हो गए, तो फिर उनको 3 to 6 month देना है. 6 months और ग्रेटर देन 6 months, ये किन के लिए रिकमेंडेशन है? इडियोपैथिक वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यानी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ, और एडियोपैथिक यानी जिसकी कॉज हमें मालूम नहीं हो सकी, और ये भले फर्स्ट इवेंट था पेशेंट का. अच्छा, फिर वो कौन से केसेस होंगे जिनको 12 months यानी 1 साल तक आपने वारफेरिन चलानी है, इसे लेके लाइफ टाइम तक. फर्स्ट इवेंट विद कैंसर अंटिल रिजॉल्व, इसके अलावा एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी हो जिसमें एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी हो, या फिर रिकरेंट इवेंट हो, बार बार हो रहे हो, या फिर इडियोपैथिक विद थ्रोम्बोफीलिया हो, इडियोपैथिक कंडीशन हो, और विद थ्रोम्बोफीलिया हो, थ्रोम्बोफीलिया भी हो रहा हो, यानी जिसको जो है वो थ्रोम्बो बार बार जो है इवेंट हो रहे हैं,
थ्रोम्बोफिलिक इवेंट हो रहा है यानी थ्रोम्बस बन रहा है, तो ऐसे पेशेंट में 12 मंथ से लेके लाइफ टाइम तक आपको वारफेरिन की थेरेपी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ये जो होगा प्रोटोकॉल होगा या गाइडलाइन आपको रिकमेंड कर रही है। नाउ रिवर्सल ऑफ वारफेरिन इफेक्ट, अगर खुदा ना खास्ता कोई इसकी टॉक्सिसिटी होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, तो वारफेरिन के इफेक्ट को रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्सल ऑफ वारफेरिन इफेक्ट्स मे बी नेसेसरी owing to elevated INR or bleeding complications associated with oral anticoagulant therapy as mentioned in table 35.7। तो इसका भी प्रोटोकॉल है कि अगर वारफेरिन टॉक्सिसिटी होने लगे और INR बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो गया या ब्लीडिंग होना यानी हैमरेज होना शुरू हो गया बॉडी में, तो फिर आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं टेबल 35.7 जो कि पूरा एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल है। टेबल 35.7 गाइडलाइंस फॉर रिवर्सल ऑफ वारफेरिन इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्लिनिकल सिचुएशन है इस कॉलम में और यहाँ पर गाइडलाइन उसके लिए क्या रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि INR इज़ ग्रेटर देन थेराप्यूटिक बट लेस देन 5। INR जो आया वो ग्रेटर देन थेराप्यूटिक रेंज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल थेरेप्यूटिक रेंज है सपोज दैट 4 बट इट इज़ 4.5 4.6, तो इसका मतलब है 5 से तो कम है। और इसके अलावा या फिर नो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, कोई ऐसी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग नहीं है। एंड रैपिड रिवर्सल इज नॉट इंडिकेटेड फॉर प्रेजेंस ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। कोई अगर ब्लीडिंग अगर हल्की फुल्की है भी यानी हेमरेज के चांसेस लग भी रहे हैं यानी रेडनेस हो रही है बॉडी पे, लेकिन ये कि कोई ऐसा रैपिड रिवर्सल कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन नहीं है, तो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो इस केस में जो है वो आपको कोई स्पेशल स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा देर के लिए आपको उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा, INR अगर सिग्निफिकेंटली अबव द थेराप्यूटिक रेंज, अगर सिग्निफिकेंटली अबव द थेराप्यूटिक रेंज है, क्या करें? लोअर द डोज और ओमिट द नेक्स्ट डोज। या तो डोज को लो कर दें या फिर नेक्स्ट डोज ओमिट करें। फिर उसके बाद रिज्यूम द वारफेरिन थेरेपी एट ए लो डोज, ठीक है, एट ए लोअर डोज व्हेन द INR अप्रोचेस द डिजायर्ड रेंज। जब INR जो है डिजायर्ड रेंज में आ जाए तो फिर लो डोज से आप रिज्यूम कर दें। अच्छा, अगर सिचुएशन ये हो INR मिनिमली अबव द रेंज, मीन्स INR इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 9 एंड नो सिग्निफिकेंटली नो ब्लीडिंग, तो फिर डोज रिडक्शन मे नॉट बी नेसेसरी, कोई डोज रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर नो एडिशनल रिस्क फॉर ब्लीडिंग, यानी ये सिचुएशन हो और कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो ब्लीडिंग का, उस सूरत में क्या करें? ओमिट द नेक्स्ट डोज और 2 ऑफ द वारफेरिन, यानी नेक्स्ट डोज या 2 डोजेज अगली। मॉनिटर द INR मोर फ्रीक्वेंटली and resume the warfarin therapy at a dose when the INR reaches to the therapeutic range। जब INR therapeutic range पर आ जाए तो फिर आप रीस्टार्ट करें, रिज्यूम करें वारफेरिन थेरेपी बट एट लोअर डोज, यानी जिस डोज पे आप दे रहे थे उससे कम डोज पर चले जाइए। अच्छा, अगर सिचुएशन ऐसी हो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, यानी INR यही आ रहे हो बट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, यानी ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 9 एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, तो ओमिट द नेक्स्ट डोज of warfarin and give vitamin K in a dose of 1 से लेके 2.5 मिलीग्राम ओरली। और क्योंकि इतनी ज़्यादा से इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है इसलिए विटामिन के आप दे सकते हैं 1 से 2.5 मिलीग्राम, वो भी ओरली। अच्छा, अगर मोर रैपिड रिवर्सल नीडेड बिफोर अर्जेंट सर्जरी और डेंटल एक्सट्रैक्शन, तो फिर अगर यानी ऐसी सिचुएशन है कि आपको सर्जरी के लिए ले जाना है चाइल्ड पेशेंट को अर्जेंट या डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो फिर विटामिन के आप दे सकते हैं ओरली 2 to 4 मिलीग्राम एंड क्लोजली मॉनिटर INR एंड रिपीट द डोज ऑफ विटामिन के। फिर डोज रिपीट भी करेंगे इफ़ नॉट सब्सटेंशियली रीच इन 24 to 48 आवर, तो आप इसकी डोज रिपीट भी कर सकते हैं अगर अगले 24 से 48 घंटे में INR रेंज में नहीं आया जो कि टारगेटेड रेंज है। अगर INR ग्रेटर देन 9 बट नो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग बट ग्रेटर देन 9 हो चुका है, गिव विटामिन K1 3 to 5 मिलीग्राम ओरली, ठीक है, 3 to 5 मिलीग्राम ओरली।
Closely monitor the INR and repeat dose of vitamin K if INR not substantially reduced in 24 to 40 आवर. रिपीट डोज करेंगे यही 3 to 5 मिलीग्राम ओरली आफ्टर 24 to 48 आवर अगर INR लेस देन 9 नहीं होता. अगर INR ग्रेटर देन 20 हो, सीरियस ब्लीडिंग है, मेजर वॉरफेरिन ओवरडोज है, रिक्वायरिंग वेरी रैपिड रिवर्सल ऑफ एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? गिव विटामिन K1 10 मिलीग्राम बाय स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. विटामिन K देंगे लेकिन अब ओरली नहीं देंगे, बल्कि आप देंगे 10 मिलीग्राम डोज में बाय स्लो IV इन्फ्यूजन. और क्या देंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, प्लाज्मा देंगे, या फिर प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट देंगे, यानी फैक्टर 2 देंगे प्रोथ्रोम्बिन, डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी. इसके अलावा विटामिन K इंजेक्शन में बी नीडेड एवरी 12 आवर, यानी ये 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन जो होगा वो एवरी 12 आवर रिपीट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है. अगर सिचुएशन ये हो लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस वॉरफेरिन थेरेपी, ठीक है, तो गिव प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स यानी फैक्टर 2 हो गया विद विटामिन K 10 मिलीग्राम बाय स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इस तरह से देंगे. एंड रिपीट इफ नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन द INR. अगर INR जो है वो कंट्रोल में नहीं आता, कम नहीं होता, तो फिर आपने यही पूरा जो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स और विटामिन K जो है ये रिपीट भी करना होगा. अच्छा, इसके अलावा कंटिन्यूइंग वॉरफेरिन थेरेपी इंडिकेटेड आफ्टर हाई डोज ऑफ विटामिन K. अगर आपने कंटिन्यू करनी है वॉरफेरिन थेरेपी इंडिकेटेड लेकिन हाई डोज ऑफ विटामिन K भी दे चुके हैं, तो फिर क्या करें? गिव हेपरिन until the effect of vitamin K has been reversed and the patient is responsive to warfarin. क्योंकि जब आपने बहुत हाई डोज विटामिन K1 दे दिया होगा तो फिर वारफेरिन का इफेक्ट नलीफाई हो गया होगा, तो इस वजह से सेफ साइड पे कि कहीं दोबारा थ्रोम्बोसिस ना होने लगे, आपको वारफेरिन के रिस्पॉन्स जब तक दोबारा आएगा जब तक के लिए हेपरिन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये प्रोटोकॉल होगा अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो रही हो. अच्छा जनाब, नाउ मॉनिटरिंग ऑफ वारफेरिन थेरेपी. वारफेरिन थेरेपी की मॉनिटरिंग कर लिया. PT एंड INR यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड INR मॉनिटरिंग आर यूजुअली बी टू बी परफॉर्म एट बेस लाइन एंड डेली व्हेन कमेंसिंग वारफेरिन थेरेपी. बेस लाइन यानी जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं उस वक्त लेने INR, और उसके बाद फिर जब आपने वॉरफेरिन थेरेपी कमेंस कर दी तो फिर डेली जो है वो आप रीडिंग लेते रहेंगे, स्पेशली इन द पेशेंट्स ऑफ इन पेशेंट एक्यूट केयर सेटिंग, क्योंकि डेली लेना ये INR की वैल्यू आसान हो जाता है. कमेंसिंग वॉरफेरिन इन द आउट पेशेंट सेटिंग आफ्टर इस्टेब्लिशिंग ए बेस लाइन INR में सी द सब्सिक्वेंट INR determination being performed based upon well established protocol specific to the outpatient setting. अच्छा, आउट पेशेंट सेटिंग के लिए ये है कि शुरू में आपने जब स्टार्ट की बेस लाइन पे लिया, उसके बाद सब्सिक्वेंट INR जो होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यानी गाइडलाइन क्या कह रही है आउट पेशेंट के लिए कि कब कब INR कराना ज़रूरी है. इन आइदर सेटिंग यानी चाहे वो इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट हो, INR विल बी परफॉर्म डेली ऑन कमेंसिंग ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी. शुरू में तो दोनों में आपने डेली करवाना है until such time that the INR has been found to be therapeutic. जब तक के थेरेप्यूटिक रेंज में INR की सिचुएशन नहीं आ जाती, जब तक आपने डेली करवाना है. लेबोरेटरी मॉनिटरिंग इज परफॉर्म्ड बाय मेजरिंग द प्रोथ्रोम्बिन कैलकुलेशन ऑफ द INR. और INR कैलकुलेट करने के लिए भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है PT जो है वो उसको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी. द PT is responsive to the suppression of 3 of the more 4 vitamin K dependent clotting factors. और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होगा वो डिपेंड कर रहा होगा 4 फैक्टर्स पे, जिसमें फैक्टर 2 है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 10 है, प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 9 है, इन पर डिपेंड कर रहा होगा. और जो 3 फैक्टर्स हैं वो ये हैं जो कि डायरेक्ट प्रोथ्रोम्बिन से रिलेटेड हैं, फैक्टर 2, फैक्टर 7 और फैक्टर 10. The most common commercial prothrombin reagent vary markedly in their responsiveness to copperin induced reduction in clotting factor. जो प्रोथ्रोम्बिन
कि जो रीएजेंट्स हैं लेबॉर्ट्री में जो यूज़ किए जाते हैं वो वेरी करते हैं इन देयर टर्म्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिवनेस एंड मीन्स के क्वालिटी और रिजल्ट। तो इसी वजह से देयर फोर प्रोथ्रोम्बिन रिजल्ट्स रिपोर्टिंग यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स आर नॉट इंटरचेंजेबल अमंग लेबॉर्ट्रीज, यानी सिर्फ जो प्रोथ्रोम्बिन की जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि वो लेबॉर्ट्री टू लेबॉर्ट्री रिएजेंट चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर वो आपके पास जो रिज़ल्ट होंगे वो गलत हो सकते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्या ज़रूरी है, द प्रॉब्लम ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द रिस्पॉन्सिव ऑफ PT reagent has been overcome by the introduction of standardized test known as INR। यानी इस सिचुएशन के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है वो INR को जो है वो फॉलो करें, जो कि एक स्टैंडर्डाइज मेथड है, जिसमें अगर ये रिएजेंट्स PT रिएजेंट्स वेरी भी करेंगे यानी रिस्पॉन्सिवनेस में फ़र्क भी होगा तो ये ओवरकम हो जाएगा। कैसे INR कैलकुलेट होगा? रेशो INR विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो इज इक्वल टू पेशेंट PT, यानी पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, डिवाइडेड बाय मीन लेबॉर्ट्री कंट्रोल PT, इसकी वैल्यू रखेंगे और इस होल वैल्यू की पावर होगी ISI यानी इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक है, वेयर ISI इज़ द इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स इज़ ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्रेविन थ्रोम्बोप्लास्टिन टू रिडक्शन ऑफ विटामिन K डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर्स। अच्छा, द लोअर द ISI द मोर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द reagent and closer the drive INR to the प्रोथ्रोम्बिन रेशो। तो जितना लोअर होगा तो उतना जो होगा रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती मोर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द रिएजेंट, और जितना जो होगा ISI की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना रिस्पॉन्सिवनेस उसकी कम होती जाएगी। तो वो फिर खुद ब खुद इसमें उसकी पावर में एडजस्ट हो जाएगा। जो इंडिविजुअल मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं दे विल वेल अंडरस्टैंड कि अगर पावर बढ़ाएंगे हम यहाँ पे तो वो किस तरीके से इन कैलकुलेशंस को जो है वो एडजस्ट करेगा, और अगर पावर कम होगी तो फिर वो उसको कैसे एडजस्ट करेगा। अच्छा, करंट रिकमेंडेशंस suggest two level of therapeutic intensity, a less intense range corresponding to INR 2.0 to 3.0 and more intense corresponding range of INR 2.5 to 3.5, and the range corresponds to the indication as mentioned in table 35.8 कि जो लेस इंटेंस रेंज है वो कहती है INR का टारगेट होना चाहिए 2 to 3, और जो मोर इंटेंस रेंज है लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है जिसमें ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, आपको ज़्यादा INR चाहिए, वो है 2.5 से 3.5। टेबल में एक नज़र देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। टेबल 35.8 पे, टेबल 35.8 हमें यहाँ पे दे रहा है कि ये क्या होनी चाहिए। टेबल 35.8 इज सेइंग रिकमेंडेशन ऑफ थेरेप्यूटिक गोल लाइक थेरेप्यूटिक गोल एंड रेंज फॉर ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। तो जैसे प्रोफाइलैक्सिस ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हाई रिस्क सर्जरी, गोल इज़ 2.5 INR का, बट रेंज इज़ 2 to 3। अच्छा, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का भी यही है 2.5 से 2 and 3। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट 2.5 2 to 3, प्रिवेंशन ऑफ सिस्टमिक एम्बोलिज्म 2.5 2 and 3। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं कि ये जो है एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और रिकरेंट इन्फार्क्शन, इसका जो गोल है वो है 3 और टारगेट है 2.5 से 3.5। इसी तरीके से मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व्स हाई रिस्क है 3, इसका गोल है और रेंज है INR की 2.5 से लेके 3। बाकी तमाम कंडीशन में जो गोल है वो 2.5 है और रेंज है 2 से लेके 3 तक। तो इसके साथ ही जो है वो हम आज का टॉपिक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक वारफेरिन का, कि जब जो है वो ये टारगेट अचीव हो जाए तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।